एक छोटे से गांव में, जहां सुबह की पहली किरण के साथ मंदिर की घंटियां गूंजती थी और शाम को खेतों से लौटते किसानों की थकी आवाजें सुनाई देती थी, वही एक टूटी फूटी झोंपड़ी में एक 10 साल का लड़का रहता था। उसका नाम था राजू। राजू के चेहरे पर मासूमियत तो थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा दर्द छुपा था जो उसकी उम्र से कहीं ज्यादा गहरा था। जब वो महज 5 साल का था, तभी एक भयानक बीमारी ने उसकी माँ को उससे छीन लिया था और उसके 2 साल बाद एक दुर्घटना में उसके पिता भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। गांव के लोग राजू को देखते तो दया की भावना से भर जाते, लेकिन कोई भी उसे अपने घर में जगह देने को तैयार नहीं था। हर कोई अपनी मुश्किलों में उलझा हुआ था। राजू अपने माता पिता की छोड़ी हुई उसी झोंपड़ी में रहता था, जो बारिश में टपकती थी और सर्दियों में हवा के झोंके उसमें से यूं गुजरते थे जैसे दीवारें हो ही नहीं। हर सुबह राजू उठता और गांव के कुएं पर जाकर लोगों के घरों के लिए पानी भरता। कभी किसी के खेत में मजदूरी करता, कभी किसी की दुकान पर झाड़ू पोछा लगाता। बदले में उसे 2 रोटियां मिल जाती, कभी कभी थोड़ा सा दाल चावल, लेकिन अक्सर राजू भूखे पेट ही सो जाता था। उसके कपड़े फटे हुए थे, जिन पर कई तरह के पैबंद लगे थे। उसके पैरों में जूते नहीं थे और गर्मियों की तपती जमीन पर चलते हुए उसके पैरों में छाले पड़ जाते थे। गांव के दूसरे बच्चे स्कूल जाते थे, नई नई किताबों की महक लेते थे और शाम को साथ मिलकर खेलते थे। राजू उन्हें दूर से देखता रहता। उसके मन में भी पढ़ने की बहुत इच्छा थी, लेकिन स्कूल जाने के लिए किताबें चाहिए थी, कपड़े चाहिए थे और सबसे जरूरी फीस चाहिए थी। राजू के पास तो 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। कुछ गांव के बच्चे राजू को देखकर मजाक उड़ाते थे, उसके फटे कपड़ों पर हंसते थे, उसे यतीम कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन राजू कभी भी किसी से लड़ाई नहीं करता था। वो चुपचाप अपना काम करता रहता और अपने दुख को अपने दिल में ही छुपाए रखता। एक दिन की बात है, राजू गांव के बाहर जंगल से लकड़ियां बीन रहा था। शाम हो चली थी और आसमान में बादल छाने लगे थे। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो लाठी के सहारे चल रहा था। वो बूढ़ा आदमी बहुत कमजोर लग रहा था और हर कदम पर लड़खड़ा रहा था। राजू ने देखा कि वो बूढ़ा आदमी गिरने ही वाला था। राजू अपनी लकड़ियों का गट्ठर वहीं छोड़कर दौड़ा और उस बूढ़े को संभाल लिया। बूढ़े आदमी ने कृतज्ञता भरी नजरों से राजू को देखा। उसकी आंखें कमजोरी से भरी हुई थी। राजू ने उसे पास के एक पेड़ के नीचे बिठाया और अपनी पानी की बोतल, जिसमें बस थोड़ा सा पानी बचा था, उसे पिलाया। बूढ़ा आदमी कुछ देर आराम करने के बाद बोला कि वो पास के गांव से आ रहा है और अपने बेटे से मिलने जा रहा है, लेकिन रास्ते में उसकी तबीयत खराब हो गई। राजू ने अपनी लकड़ियां वहीं छोड़ दी और उस बूढ़े आदमी को सहारा देकर उसके गांव तक पहुंचाने का फैसला किया। रास्ता लंबा था और अंधेरा भी हो चला था। राजू को डर लग रहा था, लेकिन उसने अपने डर को नजरअंदाज किया और बूढ़े को धीरे धीरे उसके गांव तक ले गया। जब वे गांव पहुंचे तो बूढ़े के बेटे ने दरवाजा खोला। वो अपने पिता को देखकर चिंतित हो गया और राजू का शुक्रिया अदा किया। उसने राजू को खाना खाने के लिए कहा, लेकिन राजू ने मना कर दिया। वो जानता था कि अगर वो देर से अपनी झोंपड़ी पहुंचा तो रात और भी डरावनी हो जाएगी। राजू वापस अपने गांव की ओर चल पड़ा। अंधेरी रात में भूखे पेट वो अकेला चल रहा था। उसके पास न तो लकड़ियां थी जो वो बेचकर कुछ पैसे कमा सकता था और न ही कोई खाना, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी। उसने किसी की मदद की थी और यही सोचकर उसे सुकून मिल रहा था। जब राजू अपनी झोंपड़ी पहुंचा तो बारिश शुरू हो चुकी थी। छत से पानी टपक रहा था। राजू ने अपने फटे कपड़ों में ही एक कोने में दुबककर भूखे पेट ही सो जाने की कोशिश की। उसके मन में एक सवाल उठा कि क्या उसकी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? क्या कभी उसके दिन भी बदलेंगे? रात भर बारिश होती रही और राजू की झोंपड़ी में पानी भरता रहा। उसे नींद बिल्कुल नहीं आई। वो सोचता रहा कि उसने जो नेकी की है, क्या उसका कोई फल मिलेगा? उसकी माँ हमेशा कहती थी कि अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलता है, लेकिन राजू को अब तक तो कुछ नहीं मिला था। अगले दिन सुबह राजू हमेशा की तरह उठा और गांव के कुएं पर पानी भरने चला गया। उसका पेट भूख से कुलबुला रहा था, लेकिन उसे पता था कि पहले काम करना होगा, तभी उसे कुछ खाने को मिलेगा। उसने 3-4 घरों के लिए पानी भरा और बदले में उसे थोड़ा सा बासी खाना मिला। राजू ने वो खाना इस तरह खाया जैसे कोई दावत हो। दोपहर का समय था जब गांव में एक अजनबी आदमी आया। वो अच्छे कपड़े पहने हुए था और उसकी सफेद दाढ़ी उसके चेहरे पर एक गरिमा का भाव लाती थी। वो आदमी गांव में कुछ लोगों से राजू के बारे में पूछताछ कर रहा था। लोगों ने उसे बताया कि राजू एक यतीम लड़का है जो मजदूरी करके अपना गुजारा करता है। वो आदमी राजू को खोजता हुआ उस मैदान में पहुंचा
जहाँ राजू एक किसान के खेत में घास काट रहा था। आदमी ने राजू को आवाज दी। राजू ने पलटकर देखा और पहचान लिया कि ये वही बूढ़े आदमी का बेटा था जिसे उसने कल रात पहुंचाया था। आदमी ने राजू के पास आकर उससे कहा कि उसके पिता ने उसे राजू के बारे में सब कुछ बताया है। उसने राजू की मदद और दयालुता की बहुत तारीफ की थी। आदमी का नाम रमेश था और वो पास के शहर में एक छोटा सा कपड़े का कारोबार करता था। रमेश ने राजू से कहा कि वो उसका शुक्रिया अदा करने आया है। राजू ने विनम्रता से कहा कि उसने तो बस अपना फर्ज निभाया है और इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। लेकिन रमेश ने राजू की हालत देखी, उसके फटे कपड़े, उसके घायल पैर और उसकी कमजोर काया। रमेश के दिल में राजू के लिए एक गहरी करुणा उत्पन्न हुई। रमेश ने राजू से पूछा कि क्या वह पढ़ना चाहता है। राजू की आंखें चमक उठीं। उसने कहा कि वो बहुत पढ़ना चाहता है लेकिन उसके पास इसके साधन नहीं है। रमेश ने सोचा और फिर राजू को एक प्रस्ताव दिया। उसने कहा कि अगर राजू चाहे तो वो उसे अपने शहर ले जा सकता है। वहाँ राजू उसकी दुकान पर छोटे मोटे काम कर सकता है और साथ ही पास के एक स्कूल में पढ़ाई भी कर सकता है। ये प्रस्ताव सुनकर राजू को विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा जैसे सपना देख रहा हो। उसने पूछा कि क्या सचमुच वो पढ़ सकेगा। रमेश ने सिर हिलाते हुए कहा कि हाँ, और उसे रहने के लिए जगह भी मिलेगी और खाने के लिए भी। राजू के मन में खुशी और आशंका दोनों थी। उसने इस गांव में अपना पूरा जीवन बिताया था। भले ही यहाँ उसे दुख और तकलीफें मिली हों, फिर भी ये उसका घर था। लेकिन दूसरी ओर ये एक नया मौका था जो शायद फिर कभी न मिले। राजू ने रमेश से पूछा कि क्या वो उसे वापस आने की इजाजत देगा अगर उसे वहाँ अच्छा नहीं लगा। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा कि राजू को पूरी आजादी रहेगी। अगर उसे वहाँ रहना पसंद नहीं आया तो वो कभी भी वापस आ सकता है। राजू ने गहरी सांस ली और हामी भर दी। उसने तय किया कि वो रमेश के साथ शहर चलेगा। शाम तक राजू ने अपनी छोटी सी झोंपड़ी से अपना सामान समेटा। उसके पास ज्यादा कुछ था नहीं, बस 2 फटे कपड़े, एक पुरानी तस्वीर जो उसके माता पिता की थी और एक छोटा सा बर्तन। गांव के कुछ लोगों ने जब ये सुना कि राजू जा रहा है तो उन्होंने उसे शुभकामनाएं दी। कुछ लोगों ने तो उसे थोड़ा खाना भी दिया रास्ते के लिए। राजू को आश्चर्य हुआ कि जिन लोगों ने कभी उसकी परवाह नहीं की वे आज उसे विदा करने आए थे। अगली सुबह रमेश और राजू गांव से निकल पड़े। राजू ने आखिरी बार अपनी झोंपड़ी को देखा जहां उसकी यादें बसी थी, उसकी माँ की आवाज, उसके पिता की हंसी और उसका अकेलापन। एक आंसू उसकी आंख से निकल गया लेकिन उसने उसे जल्दी से पोंछ लिया। रास्ते में रमेश ने राजू को शहर के बारे में बताया। उसने कहा कि शहर गांव से बहुत अलग है, वहाँ भीड़ है, शोर है और बहुत सारे लोग हैं। राजू ध्यान से सुन रहा था। उसने अपने मन में ये तय किया कि वो मेहनत करेगा, पढ़ाई करेगा और एक दिन अपने पैरों पर खड़ा होगा। जब वे शहर पहुँचे तो राजू अवाक रह गया। इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, इतनी गाड़ियाँ, इतने लोग, उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि दुनिया इतनी बड़ी है। रमेश ने राजू को अपनी दुकान दिखाई जो बाजार के बीचों बीच थी। फिर उसने राजू को उस कमरे में ले गया जहाँ वो रहेगा। कमरा छोटा था लेकिन साफ सुथरा था। उसमें एक चारपाई थी, एक छोटी सी अलमारी थी और एक खिड़की थी जिससे बाजार का नजारा दिखता था। राजू के लिए ये किसी महल से कम नहीं था। उसने कभी इतनी अच्छी जगह पर नहीं सोया था। रमेश ने राजू को नए कपड़े दिए और कहा कि कल से वो स्कूल जाना शुरू कर देगा। राजू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस रात राजू ने अपने माता पिता को याद किया और मन ही मन उन्हें धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसे अच्छे संस्कार दिए जिनकी वजह से आज उसकी जिंदगी बदल रही थी। उसने खिड़की से बाहर देखा जहाँ शहर की रोशनी चमक रही थी। उसे लगा कि शायद उसकी किस्मत बदलने वाली है। उसने अपनी माँ की वो बात याद की कि नेक काम का फल जरूर मिलता है। शायद यही था वो फल। अगले दिन सुबह राजू बहुत उत्साहित था। उसने नए कपड़े पहने जो रमेश ने उसे दिए थे और खुद को शीशे में देखा। वो खुद को पहचान नहीं पा रहा था। पहली बार उसके पास साफ और नए कपड़े थे। रमेश ने उसे नाश्ता कराया, गर्म दूध, पराठे और अचार। राजू ने इतना अच्छा खाना बहुत दिनों बाद खाया था। नाश्ते के बाद रमेश राजू को लेकर स्कूल गया। स्कूल एक बड़ी इमारत थी जिसके सामने एक बड़ा सा मैदान था। बच्चे अपनी अपनी कक्षाओं में जा रहे थे, कुछ खेल रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे। राजू ने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था। रमेश ने राजू का दाखिला 5वीं कक्षा में करवाया। हालांकि राजू ने कभी स्कूल नहीं जाया था लेकिन उसने अपने गांव में कुछ बच्चों से थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीख लिया था। स्कूल के प्रधानाध्यापक ने राजू की परीक्षा ली और देखा
कि वो थोड़ा पढ़ लिख सकता है। उन्होंने राजू को स्वीकार कर लिया और कहा कि उसे मेहनत करनी होगी क्योंकि वह दूसरे बच्चों से पीछे है। राजू की पहली कक्षा गणित की थी। जब वो कक्षा में गया तो सभी बच्चों ने उसे घूर कर देखा। वो एक नया लड़का था और सभी को जिज्ञासा थी कि ये कौन है। राजू ने एक खाली बेंच पर बैठ गया। शिक्षक ने उसका परिचय कराया और सभी बच्चों से कहा कि वे राजू का स्वागत करें। कक्षा शुरू हुई। शिक्षक गणित के सवाल समझा रहे थे, लेकिन राजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। दूसरे बच्चे आसानी से सवाल हल कर रहे थे, लेकिन राजू के लिए ये सब बिल्कुल नया था। उसे लगा कि वो कभी इन बच्चों के बराबर नहीं आ पाएगा। दोपहर के खाने के समय राजू अकेला एक कोने में बैठकर खाना खा रहा था। तभी कुछ लड़के उसके पास आए। उनमें से एक लड़के ने पूछा कि राजू कहाँ से आया है। राजू ने बताया कि वो एक गांव से आया है। लड़कों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि गांव के लड़के शहर में कैसे पढ़ सकते हैं। एक लड़के ने तो ये भी कह दिया कि राजू निश्चित ही नौकर का काम करता होगा। राजू को बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि अगर वो यहाँ रहना चाहता है तो उसे इन सब बातों को सहना होगा। उसने चुपचाप अपना खाना खत्म किया और वापस कक्षा में चला गया। दिन खत्म हुआ और राजू वापस रमेश की दुकान पर आया। रमेश ने देखा कि राजू थोड़ा उदास लग रहा है। उसने पूछा कि क्या हुआ। राजू ने सारी बात बताई। रमेश ने राजू को समझाया कि शुरुआत हमेशा मुश्किल होती है। उसने कहा कि राजू को हार नहीं माननी चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। रमेश के शब्दों से राजू को हिम्मत मिली। शाम को दुकान का काम खत्म करने के बाद राजू ने अपनी किताबें खोली और पढ़ाई शुरू की। उसे बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था। वो देर रात तक पढ़ता रहा। अगले कुछ हफ्तों में राजू की दिनचर्या एक जैसी हो गई। सुबह स्कूल जाना, दोपहर में दुकान पर काम करना और रात में पढ़ाई करना। स्कूल में अभी भी कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन राजू ने उन पर ध्यान देना बंद कर दिया था। वो बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। एक दिन गणित की कक्षा में शिक्षक ने एक सवाल पूछा जिसका जवाब किसी को नहीं आ रहा था। राजू ने रात को उसी तरह का एक सवाल अपनी किताब में हल किया था। उसने हिम्मत जुटाई और हाथ उठाया। शिक्षक को आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने राजू को बोर्ड पर आने के लिए कहा। राजू ने बोर्ड पर जाकर सवाल हल किया। उसका जवाब बिल्कुल सही था। शिक्षक ने उसकी तारीफ की और कहा कि ये बहुत अच्छा है। पूरी कक्षा ने ताली बजाई। उस दिन राजू ने पहली बार महसूस किया कि मेहनत का फल मीठा होता है। धीरे धीरे राजू का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। वो कक्षा में सवालों के जवाब देने लगा और परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने लगा। कुछ बच्चे जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वे भी अब उसका सम्मान करने लगे, लेकिन कुछ लड़के अभी भी उससे जलते थे। उन लड़कों में सबसे आगे था विक्रम नाम का एक लड़का। विक्रम एक अमीर परिवार से था और हमेशा सबसे अच्छे अंक लाता था, लेकिन जब से राजू ने अच्छे अंक लाने शुरू किए, विक्रम को लगने लगा कि उसकी धाक कम हो रही है। विक्रम ने मन में ठान लिया कि वो राजू को नीचा दिखाएगा। एक दिन स्कूल में एक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। ये एक वाद विवाद प्रतियोगिता थी जिसमें सभी कक्षाओं के बच्चे भाग ले सकते थे। राजू ने सोचा कि ये उसके लिए एक अच्छा अवसर है अपनी प्रतिभा दिखाने का। उसने प्रतियोगिता में नाम लिखवा लिया। विक्रम भी उसी प्रतियोगिता में भाग ले रहा था। जब उसे पता चला कि राजू भी भाग ले रहा है, तो उसने अपने दोस्तों से कहा कि वो राजू को हरा कर दिखाएगा। विक्रम के दोस्तों ने एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि प्रतियोगिता से एक रात पहले वे राजू की किताबें और नोट्स चुरा लेंगे ताकि वो तैयारी न कर सके। प्रतियोगिता से एक रात पहले जब राजू दुकान का काम खत्म करके अपने कमरे में गया, तो उसने देखा कि उसकी किताबें और नोट्स गायब हैं। उसने हर जगह ढूंढा, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। राजू बहुत परेशान हो गया। उसने सारी रात उन्हें ढूंढते हुए बिता दी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किताबें कहाँ गई होंगी। सुबह हुई और राजू को प्रतियोगिता के लिए तैयार होना था। उसके पास अब कोई नोट्स नहीं थे, कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन राजू ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि वो जो कुछ भी याद है उसी के आधार पर प्रतियोगिता में भाग लेगा। जब प्रतियोगिता शुरू हुई तो विक्रम बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने सोचा कि बिना तैयारी के राजू हार जाएगा, लेकिन जब राजू का नंबर आया और वो मंच पर गया, तो उसने अपने दिल से बोलना शुरू किया।
उसने अपने अनुभवों के बारे में बात की, संघर्ष के बारे में, मेहनत के बारे में। उसके शब्द इतने सच्चे और भावपूर्ण थे कि पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। जज और दर्शक सभी राजू की बातें ध्यान से सुन रहे थे। जब राजू ने अपना भाषण खत्म किया तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। राजू ने बिना किसी तैयारी के सिर्फ अपने दिल की बात कहकर सबका दिल जीत लिया था। प्रतियोगिता के परिणाम की घोषणा होने वाली थी। सभी बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जब परिणाम की घोषणा हुई तो राजू को पहला स्थान मिला। विक्रम दूसरे स्थान पर आया था। ये सुनकर राजू को विश्वास नहीं हुआ। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए, लेकिन विक्रम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि एक गांव का लड़का जो कुछ महीने पहले तक स्कूल भी नहीं आया था उसे हरा दे। प्रतियोगिता के बाद जब सब बच्चे जा रहे थे तो विक्रम ने राजू को रोका। विक्रम ने राजू से कहा कि उसने धोखा दिया है। राजू को समझ नहीं आया कि विक्रम क्या कह रहा है। तभी विक्रम के एक दोस्त ने राजू की किताबें और नोट्स निकाल कर दिखाए। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये राजू के कमरे से चुराए थे ताकि वो तैयारी न कर सके, लेकिन अब वे इसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल करेंगे कि राजू ने किसी तरह धोखा दिया है। राजू को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि उसने कोई धोखा नहीं दिया, उल्टा उन लोगों ने उसकी किताबें चुराई। लेकिन विक्रम और उसके दोस्त राजू की बात नहीं सुन रहे थे। उन्होंने धमकी दी कि वे शिक्षकों से शिकायत करेंगे। राजू परेशान हो गया। उसे लगा कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसने इतनी मेहनत की थी और अब ये लड़के उसके खिलाफ झूठ बोल रहे थे। राजू को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसी समय स्कूल के चपरासी रामदीन, जो राजू से अच्छी तरह जानता था, वहाँ से गुजर रहा था। उसने विक्रम और राजू के बीच बहस सुनी। रामदीन ने पूरी बात सुनी और फिर बोला कि उसने कल रात विक्रम के दोस्तों को राजू के कमरे के पास देखा था। उसे शक हुआ था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं था। रामदीन ने कहा कि वो सच्चाई शिक्षकों को बताएगा। विक्रम और उसके दोस्त घबरा गए। उन्हें पता था कि अगर सच सामने आ गया तो उन्हें बड़ी सजा मिलेगी। विक्रम ने राजू से माफी मांगी और कहा कि वो गलती कर गया। राजू ने विक्रम को देखा। उसे विक्रम पर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन उसने सोचा कि अगर वो इस मामले को आगे बढ़ाता है तो विक्रम की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। राजू ने रामदीन से कहा कि वो इस बात को यही खत्म करना चाहता है। उसने विक्रम को माफ कर दिया। रामदीन और विक्रम दोनों को राजू की इस बड़ी दिली पर आश्चर्य हुआ। विक्रम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने राजू से सच्चे दिल से माफी मांगी और कहा कि वो फिर कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा। उस दिन से विक्रम और राजू में दोस्ती हो गई। स्कूल में राजू की इज्जत और बढ़ गई। लोगों ने देखा कि राजू न सिर्फ मेहनती और होशियार है, बल्कि उसका दिल भी बहुत बड़ा है। वो अपने दुश्मनों को भी माफ कर देता है। महीने बीतते गए और राजू की पढ़ाई में लगातार तरक्की होती गई। वो हर विषय में अच्छे अंक ला रहा था। रमेश को राजू पर बहुत गर्व था। उसने राजू को अपने बेटे की तरह मान लिया था, लेकिन राजू के मन में हमेशा अपने गांव की याद रहती थी। वो सोचता था कि वहाँ और भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो उसकी तरह पढ़ना चाहते होंगे, लेकिन उनके पास साधन नहीं है। राजू ने मन में ठान लिया कि एक दिन वो बड़ा आदमी बनेगा और अपने गांव के बच्चों की मदद करेगा। साल खत्म हुआ और परीक्षाओं का समय आ गया। राजू ने दिन रात मेहनत की। परीक्षाओं में उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। जब परिणाम आए तो राजू पूरी कक्षा में पहले स्थान पर आया था। ये खबर पूरे स्कूल में फैल गई। एक लड़का जो कुछ महीने पहले तक स्कूल भी नहीं आया था, वो आज कक्षा में पहला आया था। राजू की सफलता की खबर धीरे धीरे उसके गांव तक भी पहुंची। गांव के लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो यतीम लड़का जो कभी उनके घरों में पानी भरता था, आज इतना आगे बढ़ गया है। कुछ लोगों को खुशी हुई, लेकिन कुछ लोगों को ईर्ष्या भी हुई। राजू के मन में अपने गांव जाने की बहुत इच्छा थी। उसने रमेश से पूछा कि क्या वो छुट्टियों में अपने गांव जा सकता है। रमेश ने हाँ कह दी और राजू के साथ चलने का फैसला किया। जब राजू अपने गांव पहुंचा तो सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने छोड़ा था। वही पुराने रास्ते, वही पेड़, वही मंदिर, लेकिन राजू बदल गया था। वो अब एक पढ़ा लिखा, आत्मविश्वास से भरा युवा था। राजू ने अपनी पुरानी झोंपड़ी को देखा। वो अब और भी जर्जर हो गई थी। उसने अपने माता पिता की कब्र पर फूल चढ़ाए और उन्हें अपनी सफलता के बारे में बताया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। गांव के कुछ बच्चे राजू से मिलने आए।
उन्होंने राजू से पूछा कि क्या वह सच में इतना आगे बढ़ गया है। राजू ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसने संघर्ष किया, कैसे उसने मेहनत की और कैसे उसे सफलता मिली। बच्चों ने राजू से कहा कि वे भी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके माँ बाप के पास पैसे नहीं हैं। राजू ने उन्हें हिम्मत दी और कहा कि वो उनकी मदद करेगा। उसने रमेश से बात की और उन्होंने तय किया कि वे गांव में एक छोटा सा स्कूल खोलेंगे जहां गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ सकेंगे। ये खबर सुनकर पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने राजू को आशीर्वाद दिया। कुछ लोगों ने, जिन्होंने राजू को कभी महत्व नहीं दिया था, उनसे माफी भी मांगी। लेकिन स्कूल खोलना इतना आसान नहीं था। इसके लिए पैसों की जरूरत थी, शिक्षकों की जरूरत थी और जगह की जरूरत थी। रमेश ने कहा कि वो कुछ पैसे लगाएगा, लेकिन बाकी पैसों का इंतजाम करना होगा। राजू ने शहर लौटकर कई लोगों से मदद मांगी। उसने अपनी कहानी सुनाई और लोगों से अपील की कि वे गांव के गरीब बच्चों की मदद करें। कुछ लोगों ने राजू की बात सुनी और दान दिया। धीरे धीरे पैसे इकट्ठे होने लगे। राजू ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ स्कूल बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी। उसने अपनी नींद और आराम की परवाह नहीं की। वो जानता था कि ये काम बहुत जरूरी है। 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार गांव में एक छोटा सा स्कूल खुल गया। इसमें 2 कमरे थे, कुछ बेंचें थी और 2 शिक्षक थे। ये बहुत बड़ा स्कूल नहीं था, लेकिन ये एक शुरुआत थी। स्कूल के उद्घाटन के दिन पूरा गांव इकट्ठा हुआ। लोगों ने राजू का स्वागत किया और उसकी तारीफ की। राजू ने बच्चों से कहा कि वे मेहनत करें और अपने सपनों को पूरा करें। उसने कहा कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि ये एक परीक्षा है जिसे मेहनत और लगन से पार किया जा सकता है। स्कूल में पहले दिन से ही 20 बच्चों ने दाखिला लिया। ये सभी बच्चे गरीब परिवारों से थे और इन्हें पहली बार पढ़ने का मौका मिल रहा था। राजू ने देखा कि इन बच्चों की आंखों में वही चमक है जो कभी उसकी आंखों में थी। लेकिन राजू का काम यही खत्म नहीं हुआ। उसे अभी और भी बहुत कुछ करना था। उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी और साथ ही स्कूल का भी ध्यान रखा। वो हर छुट्टी में गांव जाता और बच्चों को पढ़ाता। समय बीतता गया और राजू ने 10वीं कक्षा की परीक्षा दी। उसने फिर से पूरे जिले में सबसे अच्छे अंक हासिल किए। ये खबर अखबारों में भी छपी। लोगों ने राजू की कहानी पढ़ी और प्रेरणा ली। राजू को कई स्कूलों और कॉलेजों से छात्रवृत्ति के प्रस्ताव मिले। उसने एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया और आगे की पढ़ाई शुरू की। लेकिन उसने अपने गांव और उस स्कूल को कभी नहीं भूला। वो नियमित रूप से वहां जाता रहा और बच्चों का हौसला बढ़ाता रहा। कॉलेज में राजू ने व्यवसाय प्रबंधन की पढ़ाई की। वो जानता था कि अगर उसे समाज में बदलाव लाना है तो उसे एक अच्छी नौकरी या व्यवसाय की जरूरत होगी। राजू ने कॉलेज में भी अपनी मेहनत जारी रखी और हर परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कॉलेज के दौरान राजू ने कई समाज सेवी संगठनों के साथ काम किया। उसने गरीब बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के लिए कई अभियान चलाए। राजू की मेहनत और समर्पण को देखकर लोग प्रभावित होते थे। 3 साल बाद जब राजू ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की तो उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी का प्रस्ताव मिला। ये एक बहुत अच्छी नौकरी थी, अच्छी तनख्वाह थी और सभी सुविधाएं थी। लेकिन राजू के मन में कुछ और ही चल रहा था। राजू ने उस नौकरी को ठुकरा दिया और अपना खुद का एक संगठन शुरू करने का फैसला किया। उसने एक गैर लाभकारी संगठन बनाया जिसका उद्देश्य था गरीब और यतीम बच्चों को शिक्षा और जीवन के अवसर प्रदान करना। रमेश ने राजू का पूरा साथ दिया। उसने अपनी जमा पूंजी से राजू के संगठन में निवेश किया। विक्रम, जो अब राजू का सबसे अच्छा दोस्त बन गया था, उसने भी राजू की मदद की। उसके परिवार ने भी बड़ी रकम दान की। राजू के संगठन ने पहले साल में 5 गांवों में स्कूल खोले। इन स्कूलों में सैकड़ों बच्चों ने दाखिला लिया। राजू ने ये सुनिश्चित किया कि हर बच्चे को मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म और दोपहर का भोजन मिले। धीरे धीरे राजू का संगठन बढ़ता गया। 5 साल में उसने 50 से ज्यादा स्कूल खोल दिए। हजारों बच्चों को शिक्षा मिल रही थी। राजू की कहानी पूरे देश में प्रसिद्ध हो गई। उसे कई पुरस्कार मिले और उसे सम्मानित किया गया। लेकिन राजू के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था उन बच्चों की मुस्कान जो अब पढ़ लिख रहे थे। जब भी वो किसी स्कूल में जाता तो बच्चे उसे घेर लेते और अपनी कहानियां सुनाते। कुछ बच्चे बताते कि वे डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ इंजीनियर बनना चाहते हैं और कुछ राजू की तरह समाज सेवक बनना चाहते हैं। एक दिन राजू अपने उसी गांव गया जहां उसका जन्म हुआ था। वहां अब वो छोटा स्कूल एक बड़े स्कूल में बदल गया था। उसमें 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती थी। राजू ने देखा कि उसी स्कूल में कुछ बच्चे थे जिनकी स्थिति उस समय उसके जैसी थी। वे भी यतीम थे,
गरीब थे, लेकिन उनकी आंखों में सपने थे। राजू ने उन बच्चों से बात की, उसने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे वो भी कभी उनकी तरह था, कैसे उसे भी लगता था कि उसके सपने कभी पूरे नहीं होंगे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मेहनत की, ईमानदारी से काम किया और दूसरों की मदद की, और आज वो यहाँ है उन्हीं बच्चों की मदद करने के लिए। बच्चों ने राजू की बातें ध्यान से सुनी। उनकी आंखों में एक नई चमक आ गई। उन्हें लगा कि अगर राजू कर सकता है तो वे भी कर सकते हैं। उस दिन शाम को राजू अपने माता पिता की कब्र पर गया। उसने उन्हें बताया कि उनका बेटा अब यतीम नहीं रहा, उसके पास अब एक परिवार है, हजारों बच्चों का परिवार। उसने अपने माता पिता से वादा किया कि वो जीवन भर गरीब और जरूरतमंद बच्चों की सेवा करेगा। रात को जब राजू अपने कमरे में बैठा था तो उसने खिड़की से बाहर देखा। आसमान में तारे चमक रहे थे। राजू को याद आया कि कभी वो इन्हीं तारों को देखता था और सोचता था कि क्या उसका भी कभी भाग्य चमकेगा। आज वो जानता था कि भाग्य अपने हाथों से बनाया जाता है, किस्मत के भरोसे नहीं बैठा जाता। राजू ने अपनी डायरी खोली और लिखा कि जीवन में कई मुश्किलें आती हैं, कई चुनौतियां आती हैं, लेकिन जो लोग हार नहीं मानते, जो लोग मेहनत करते रहते हैं, जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, उनके लिए कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। एक यतीम लड़का भी अपने सपनों को पूरा कर सकता है, बस जरूरत है दृढ़ संकल्प की, मेहनत की और एक अच्छे इंसान बनने की। आज राजू केवल एक सफल व्यक्ति नहीं था, बल्कि वो हजारों बच्चों के लिए एक प्रेरणा था। उसने साबित कर दिया था कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, इंसान अपनी मेहनत और नेक नियत से अपनी किस्मत बदल सकता है। राजू की यात्रा एक यतीम लड़के से एक समाज सेवक तक की थी, लेकिन असल में ये यात्रा थी एक सपने को हकीकत में बदलने की, एक संघर्ष को सफलता में बदलने की और सबसे बढ़कर एक जीवन को अर्थपूर्ण बनाने की। और इस तरह एक यतीम लड़के की कहानी जो अंधेरे में शुरू हुई थी, रोशनी के साथ खत्म हुई, न सिर्फ उसके जीवन में बल्कि हजारों दूसरे बच्चों के जीवन में भी।